आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पूर्व में हम लोगों ने एजुकेशन के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उसके आयाम के बारे में या उससे संबंधित कुछ शिक्षण के अधिगम प्रारूप के बारे में जानने समझने का प्रयास भी किया गया था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी, NEP थी, इन सभी चीज़ों के बारे में इसके पूर्व में हम लोगों ने जाना समझा गया है। आज हम सभी लोग विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं या कह सकते हैं उनकी पुस्तकें हैं, उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और जो कि कहीं ना कहीं पेपर्स में पूछे भी जाते हैं और पूछे गए ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, तो आज हम सभी लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कि यह एक ऐसी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत आती है जो कि महत्वपूर्ण भी है और इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान से जानने समझने या पढ़ने का भी प्रयास विशेष रूप से करते हैं। तो आज आप सभी लोगों का अपने जो भी परिकल्पनाएं हैं जानने समझने का हम लोग प्रयास भी करेंगे, जो भी हम लोग के यथार्थ से संबंधित है, उन सभी परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी इस जो लेखक हैं और जो उनकी पुस्तकें हैं उनके बारे में ध्यान से जानेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण के जो स्तर होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। और जो महत्वपूर्ण स्तर हैं कह सकते हैं कि वो भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शिक्षण जब शिक्षा और शिक्षण की परिकल्पनाएं जन्म लेती हैं, वैसे हम लोग शिक्षा और शिक्षण के डिफरेंसेस को पहले ही बता दिया था। और क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण एक समय तक या कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक नियमबद्ध होकर के उसमें ज्ञान का अर्जन भी करवाया जाता है, जो कि शिक्षण के महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से निकल करके आता है। इसमें हम लोग शिक्षण के स्तर को भी हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज अवलोकन करते हैं जो पुस्तकें दी गई हैं, जो एजुकेशन से संबंधित उन पुस्तकों के बारे में। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में इसी के आधार पे हम लोग साइकोलॉजी को भी पढ़ते हैं, इसी के आधार पे हम लोग बाल विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं इसी के बारे में शिक्षा एजुकेशन के बारे में भी इसी के तथ्य के आधार पर पढ़ाई होती ही है। तो सबसे पहले जो इसमें जो दिए गए हैं मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, उसमें विलियम जेम्स को दिया गया है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आप कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी के सिद्धांत होते हैं उसके बारे में विलियम जेम्स ने बताया है। वैसे विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है और मनोविज्ञान के जनक यही हैं भी विलियम जेम्स। अगर विलियम जेम्स नहीं होते तो अरस्तु का नाम भी इसमें प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विलियम जेम्स को ही माना जाता है कि मनोविज्ञान के जनक हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक या पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स है। ये चीज़ें पहली बात है और बराबर ये पेपर्स में पूछे भी गए हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि आउटलाइन ऑफ एक पुस्तक है, इसके बारे में किसने बताया? तो आउटलाइन एक पुस्तक है, इसके बारे में बताया है विलियम जेम्स ने। एक ऑन एजुकेशन है, ऑन एजुकेशन के बारे में बताया है रूसो ने, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये आउटलाइन ऑफ है तो ये विलियम जेम्स मैकडूगल ने बताया है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। आप ध्यान रखेंगे जॉन डेवी का नाम अगर आता है तो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में जॉन डेवी ने ही बताया था। इन्होंने ही बताया था कि टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस एक मतलब दोनों से महत्वपूर्ण होते हैं और जो एजुकेशन है, टीचर है, स्टूडेंट है, तीनों मिलकर के ही शिक्षा का अवलोकन करते हैं, अपनी शिक्षा के परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जो है वो जॉन डेवी ने लिखी, लेकिन उन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बताया। किसने? जॉन डेवी ने। जो अगले पॉइंट्स की बात करी जाए तो एजुकेशन ऑफ मैन किसको बताया जाता है? एजुकेशन ऑफ मैन। एजुकेशन ऑफ मैन आप जानते होंगे फ्रोवेल को बताया जाता है। फ्रोवेल ने ही एजुकेशन ऑफ मैन के बारे में बताया है और एजुकेशन मैन ऑफ पुस्तक के बारे में मतलब पुस्तक लिखा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और एजुकेशन ऑफ मैन से संबंधित हैं अगर पूछा जाता है तो भी फ्रोवेल ही बताए जाते हैं। तो एजुकेशन ऑफ मैन ये चीज़ें हो गई। किंडरगार्टन प्रणाली ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किंडरगार्टन प्रणाली भी फ्रोवेल के अनुसार है, फ्रोवेल ने ही इसके बारे में बताया है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जेरोम ब्रूनर ने बताया। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया है जेरोम ब्रूनर ने बताया है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बारे में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अगली पुस्तक है 6वीं दी गई है हैंडबुक रिसर्च ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग।
हैंडबुक रिसर्च ऑफ टीचिंग, इसको बताया है एन गैंग ने बताया है। एन गैंग मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसके बारे में परिचर्चा की है और इसके बारे में बताने और समझाने का प्रयास विशेष रूप से किया है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, आप जानते होंगे शिक्षा मनोविज्ञान, आपने मनोविज्ञान के बारे में समझा था तो उसमें बताया था विलियम जेम्स, लेकिन अगर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया था किसने? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने CAVD इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया है और कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान 1914 में इनकी पुस्तक आई थी और और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रमुख रूप से बताया है। अगला है दिया गया है मेंटल फटीक आप कह सकते हैं कि अल्फ्रेड वीने ने बताया है। अल्फ्रेड वीने का नाम भी हम लोग लेते हैं इंटेलिजेंस में, बुद्धि में लेते हैं और इसके बारे में अल्फ्रेड वीने ने मेंटल फटीग के बारे में अल्फ्रेड वीने ने प्रमुखता से बताने और समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये इनकी पुस्तक भी है और इसी में इन्होंने अपने विचारों को प्रकल्पित किया और बताने समझाने का प्रयास किया है। एडोलसेंस, आप जानते होंगे स्टेनले हॉल की परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है। वैसे एडोलसेंस के बारे में, एडोलसेंस जो 13 to 19 या 12 to 18, मतलब इसके बारे में अगर 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं और वैसे किलपैट्रिक ने ही इसको कठिन काल बताया था। और अगर बात करें एडोलसेंस की तो एडोलसेंस जो होता है, एडोलसेंस के बारे में आप ध्यान रखें कि एडोलसेंस एक पुस्तक है और पुस्तक के बारे में बताया था स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल की एक परिभाषा भी है कि जो यह अवस्था होती है बड़े उत्तेजना, तूफान और उमंग की अवस्था मानी जाती है, जिसको हम लोग एडोलसेंस की अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। स्टेनले हॉल की ही परिभाषा है, इस पे पुस्तक में ही दी गई है, तो ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, एडोलसेंस के बारे में स्टेनले हॉल ने बताया, ठीक। उसके बाद में अगर हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इसमें बताया गया है एमिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रूसो ने बताया, एक हमने बताया था ऑन एजुकेशन, वो भी रूसो के अनुसार ही है। एमिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट बराबर पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दिवा स्वप्न, इसको गीजू भाई ने बताया था। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न की पुस्तक के लेखक गीजू भाई हैं। साइकोलॉजिया के बारे में किसने बताया? रुडोल्फ गोल्डकाय ने बताया है साइकोलॉजिया के बारे में। ध्यान रखें कि सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले साइकोलॉजिया से ही मानव विज्ञान का प्रारंभ होता है और साइकोलॉजिया के बारे में रुडोल्फ गोल्डकाय ने बताया है। इनकी पुस्तक के बारे में, मतलब इस पुस्तक के बारे में लिखा है, इनकी पुस्तक है साइकोलॉजिया। और अगला क्वेश्चन है कि अगला जो पुस्तक दिया गया है चाइल्ड साइकोलॉजी, एक था आपका साइकोलॉजी है, ठीक है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसके बारे में बताया है स्किनर ने। स्किनर को तो आप जानते ही होंगे, स्किनर के बारे में हमने बताया ही है कि स्किनर ने ही एक पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। स्किनर के सिद्धांत को ही हम लोग मानते हैं कि इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रमुखता से दिया है और इसी को हम लोग कह सकते हैं इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतर्दृष्टि हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, ठीक है ना। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में और जो इनसाइट थ्योरी का नाम लिया है, वो इनसाइट थ्योरी के बारे में किसने बताया था? अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। अंतर्दृष्टि के बारे में कहीं ना कहीं कोहलर ने बताया था। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, लेकिन वो अलग है और इन्होंने सिद्धांत दिया है। और यहाँ पे एक पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक का नाम है, कौन सा नाम है? कह सकते हैं कि जो इन्होंने बताया वो इनकी एक पुस्तक है और इस पुस्तक के बारे में चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम दिया जाता है, मतलब ये पुस्तक है चाइल्ड साइकोलॉजी की। दी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस किसने बताया? दी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में किसने प्रमुखता से बताया? तो इसमें बताया जीन पियाजे ने। साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस अगर देखें तो जीन पियाजे ने बताया। जीन पियाजे ने, आपने देखा होगा कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से ही बच्चों के विकास को प्रभावित कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें डेवलपमेंट होते हैं। उसमें एक पुस्तक इन्होंने बताई, एक पुस्तक लिखी है दी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, वो अब जीन पियाजे का नाम ध्यान रखेंगे। फिनोमिना के बारे में किसने बताया? तो मैक्स वर्दीमर का नाम भी इसमें प्रमुखता से लिया जाता है। दी फेलर इन ऑर्गेनिज्म, दी फेलर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म में यही चीज़ें हैं, स्किनर ने इसको बताया है। स्किनर ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में ध्यान रखें तो कुर्ट लेविन ने इसके बारे में बताया है। कुर्ट लेविन ने इसको प्रमुखता से बताने का प्रयास किया।
उसके बाद में अगर बात करें दी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, दी टैक्सोनॉमी ये पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, दी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ये डॉक्टर ब्लूम, BS ब्लूम के बारे में, ब्लूम आप जानते होंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी, उन्होंने इसके बारे में बताया है। द टीचर्स हेल्थ ऑफ टर्मन, दी टीचर्स ऑफ हेल्थ ऑफ टर्मन के बारे में, दी टीचर्स ऑफ हेल्थ, इसको टर्मन ने बताया। इनको भी नाम इंटेलिजेंस में ही लिया जाता है, आप जानते होंगे, बुद्धि की परिकल्पना में। दी स्कूल एंड सोसाइटी, दी स्कूल एंड सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी एंड ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, ये भी जॉन डीवी की ही पुस्तक है। अगले पुस्तक की बात करी जाए तो सोशल फाउंडेशन ऑफ एक्शन, ये बंडूरा ने बताया। सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन एक्शन, सोशल फाउंडेशन ऑफ एक्शन, ये बंडूरा ने बताया है। और इन्होंने ही, किसने, बंडूरा ने ही बताया था, किसका सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया था बंडूरा ने ही। फिनोमिना, इसको तो कोलर ने बताया ही है। बियॉन्ड द प्लेयर ऑफ ए प्रिंसिपल, इसको सिगमंड फ्राइड ने बताया। बियॉन्ड द प्लेयर ऑफ द प्रिंसिपल, बियॉन्ड द प्लेयर ऑफ द प्रिंसिपल, इसके बारे में बताया है, किसने, किसने बताया है, सिगमंड फ्राइड ने। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। आगे है सावित्री, एक पुस्तक है, इसके बारे में अरविंद घोष ने एक पत्रिका दी गई है, उसके बारे में बता दें। अभ्युदय, हिंदुस्तान लीडर, इन सब के बारे में, ये सभी मदन मोहन मालवीय के अनुसार है। मदन मोहन मालवीय ने मदन मोहन मालवीय से ही संबंधित है ये सभी पत्रिकाएं। और अगला है कि महात्मा गांधी ने बताया था, राम नाम है, सत्याग्रह है, सर्वोदय है और वैश्विक शिक्षा है। ये इन सभी के बारे में महात्मा गांधी इसे कोरिलेट करते हैं। या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी महात्मा गांधी से ही संबंधित है, ठीक है ना। तो ये, और अगला बात करें तो दी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने ने ही प्रमुखता से कहीं ना कहीं ये है बताया कि जो कंडीशनिंग होती है या कैसे कैसे तरीके से कैसे कैसे प्रणाली को हम लोग लागू करते हैं, उसमें हमने पूरा विस्तृत रूप से एक पूरा चैप्टर ही रॉबर्ट गैने के प्रणाली के माध्यम से बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो उसको आप लोग पूर्व में देखते रहिएगा। और ये जो पूर्व वीडियोज हैं उसमें दिए गए हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने आज देखा, ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। लगभग 30 या 31 पुस्तकों के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने विशेष रूप से जानने समझने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल करके आती हैं। और शिक्षण के, अगर हम लोग नेक्स्ट जो हमने पुस्तक थी, पुस्तकों के बारे में विशेष रूप से जान लिया है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर देखें तो शिक्षण के स्तर कौन से थे, उन शिक्षण के स्तरों को अगर हम लोग प्रारूपित करें तो शिक्षण के स्तरों को प्रमुख रूप से जो बताया जाता है शिक्षण के स्तर को, उस शिक्षण के स्तरों को अगर हम लोग ध्यान रखें तो शिक्षण के स्तर को 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका स्मृति स्तर, दूसरा आता है बोध स्तर, तीसरा आता है चिंतन स्तर। पहला आता है स्मृति स्तर, और दूसरा आता है बोध स्तर, तीसरा आता है चिंतन स्तर। तीनों स्तरों को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले जो स्मृति स्तर आता है, उस स्मृति स्तर के बारे में बताया था किसने, हर्बर्ट ने बताया था। दूसरा आता है बोध स्तर, बोध स्तर के बारे में मॉरिशस ने बताया था। और तीसरा आता है, कौन सा आता है, चिंतन स्तर, और चिंतन स्तर के बारे में किसने बताया था, विलियम हंट ने बताया था। तो तीनों स्तरों को अगर हम देखें तो शिक्षण के ये 3 स्तर ही होते हैं। मतलब शिक्षण, टीचिंग जो मेथड प्रणाली है या टीचिंग करने की जो प्रणाली मेथड होता है, उसके अगर प्रणाली को अगर समझने का प्रयास करें तो 3 प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो स्मृति स्तर पे अगर देखें तो इसको मेमोरी लेवल भी कह सकते हैं। और इसके बारे में हर्बर्ट ने जो चीज़ें, जो प्रणाली संरचना इसकी बताई है, और वैसे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली आप जानते होंगे, और हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली के बारे में बताया भी है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे परिचर्चा इसकी करें, किसकी, हर्बर्ट के प्रणाली की, तो हर्बर्ट ने ही प्रमुख रूप से जब इसकी संरचना तैयार की तो इसमें यही चीज़ें बताई कि जब बालक को शिक्षण या किसी भी जो बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं या छात्र अध्यापक होते हैं, और जब उनमें शिक्षण की अवधारणाओं को प्रारूपित करवाया जाए, मतलब शिक्षण की अवधारणाओं को पूरित करवाया जाता है, तो उसके अंतर्गत उनके स्मृति को ध्यान में रखते हुए क्रियाएं की जाती हैं, उनके बोध स्तर को ध्यान में रखते हुए क्रियाएं की जाती हैं, और कहीं ना कहीं चिंतन स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो जनरल सी बात है कि जो शिक्षण की प्रणाली है, उसमें अगर हम देखें तो तीनों प्रणाली हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वैसे सबसे पहले जो हर्बर्ट ने बताया, उन्होंने स्मृति स्तर को ध्यान में रखते हुए, स्मृति आप जानते होंगे मेमोरी लेवल को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें बताई कि सबसे पहले जो संरचना उनकी तैयार की, आप ध्यान रख, जो अगर हम लोग ध्यान से समझें तो कोई भी क्रियाकलाप करने से पहले उसकी संरचना या उसके सिंटैक्स को तैयार किया जाता है
या संरचनात्मक प्रणाली को बनाया जाता है, वैसे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संरचनाओं को पूरित करवाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रमुख रूप से अलग अलग प्रतिमानों के बारे में बताया है। तो इसमें जो बताया, तो इन्होंने, हर्बर्ट ने जो बताया, उन्होंने बताया कि स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के रूप में उन्होंने कई पक्षों के बारे में बताया, लेकिन वैसे मुख्य रूप से 4 पक्ष के बारे में उन्होंने बताया कि पहले, सबसे पहले उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, जिसको फोकस जैसे कह सकते हैं, उसको उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रियाकलाप को आगे बढ़ाया जाता है। संरचनाएं तैयार की जाती हैं। तीसरा पॉइंट रखें, सामाजिक प्रणाली को ध्यान में रखा जाता है। और चौथे पॉइंट की बात ध्यान रखें तो इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है। उद्देश्य में क्या चीजें हो सकती हैं, वैसे उद्देश्य को ध्यान में रखें तो तीनों के उद्देश्य लगभग एक जैसे ही होते हैं। उद्देश्य में क्या चीजें हो सकती हैं कि बालक के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण। मानसिक पक्ष आप ध्यान समझते होंगे कि मानसिक क्रियाएं हमारे मेमोरी लेवल पर ही होती हैं। तो इसमें जितने भी जो परिकल्पनाएं हैं, अगर हम ध्यान रखें तो इनमें तीनों में मानसिक पक्ष ही का प्रशिक्षण ही करवाया जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करी जाए तो इसमें कह सकते हैं जो उद्देश्य होते हैं कि जो तथ्यों का ज्ञान होता है, तथ्यों का ज्ञान ही प्रदान करवाया जाता है। तथ्य मतलब आप समझने का प्रयास करें, तथ्य जो विभिन्न प्रकार के उसके निकल करके उसकी क्रियाएं आती हैं, कहीं ना कहीं उनके तथ्यों का ज्ञान करवाया जाता है। जो उसमें से व्यवस्थित क्रियाकलाप होते हैं उसको ध्यान में रख करके उन तथ्यों का ज्ञान प्रदान करवाया जाता है। अगले कंडीशन की बात करें तो सीखे हुए तत्वों को प्रोत्साहन या प्रत्यास्मरण करना, सीखे हुए वस्तुओं का ध्यान में लाना, ये भी इसी के अंतर्गत निकल करके आता है। अगले फोर्थ पॉइंट की बात करी जाए तो कह सकते हैं कि सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना, या फिर कहते हैं इसमें कि पुनः इसका प्रस्तुतिकरण करना। तो इसके उद्देश्य में अगर हम देखें तो ये हमारे स्मृति से संबंधित होता है। इसमें कोई भी बालक अगर शिक्षण के प्रारूप में आता है या शिक्षण की परिकल्पना को शिक्षा की परिकल्पना को आगे बढ़ाता है, तो इसमें 4 पॉइंट्स को विशेष रूप से बालक पे लागू ही होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये उद्देश्य के फोकस करने के फोकस करना मतलब अर्थ देखें तो अपने मेमोरी पे ध्यान दे करके उसके क्रियाकलाप को लागू करना, या फिर कह सकते हैं उस पे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी संरचना को आगे बढ़ाना, संरचनात्मक प्रणाली को लागू करना ही प्रमुखता प्रदान की गई है। तो ये है कहीं ना कहीं इसके स्मृति के उद्देश्यों के आधार पे हम लोग इसको डिफाइन कर रहे थे। लेकिन जो इसकी संरचना होती है, इसमें संरचना में जब हम लोग मेमोरी के आधार पे अगर इसको समझने का प्रयास करें तो संरचनात्मक प्रणाली के अंतर्गत कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और इसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि कौन सी प्रणाली किस प्रकार से वर्क कर सकती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ध्यान रखें तो कह सकते हैं कि तैयारी करना, सबसे पहले तैयारी करना प्रमुखता मानी जाती है। दूसरी नंबर चीज़ है कि तैयारी, जैसे कोई भी शिक्षण कार्य किया जाता है या शिक्षण की प्रणाली लागू की जाती है तो कह सकते हैं कि उसमें तैयारी सबसे पहले प्रमुख, या प्रिपरेशन करना, तैयारी करना ही प्रमुखता दी होती है। प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन करना, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण भी होती हैं। तुलना करना या समरूपता को दर्शाना, तुलना करना मतलब आप जानते होंगे कि कंपैरेटिव, एक तरीके से कंपैरेटिव तरीके से उसको लागू करना, और उसके माध्यम से उसको समरूपता दिखाना। कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से स्मृति स्तर से ही संबंधित होता है। सामान्यीकरण करना मतलब एक सामान्य परिस्थितियों के माध्यम से जनरलाइजेशन कैसे कर देना, और उपयोग की स्थिति को आगे बढ़ाना ही प्रमुखता से इसके बारे में बताया गया है। दूसरी नंबर चीज़ है कि दूसरी नंबर बात है कि स्मृति के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं जो हमने ऐसे ही बोध स्तर के उद्देश्य जो हमने पहले पूर्व में बताए, ऐसे बोध स्तर की परिकल्पनाएं भी इसमें इसी प्रकार से डेवलप होती हैं। तो बोध आप जानते होंगे, बोध को हम लोग समझ के आधार पर कह सकते हैं, और स्मृति को हम लोग मेमोरी कंडीशन के आधार पर कह सकते हैं। कंप्रीहेंशन, ध्यान रखें कि जो बोधात्मक प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कह सकते हैं, कंप्रीहेंशन लेवल भी कह सकते हैं, लेकिन इसको जो इसकी संरचनाएं होती है उसमें अन्वेषण करना होता है। अन्वेषण, ध्यान रखेंगे कि जो परिकल्पनाएं समझ को विकसित करती हैं उसके माध्यम से हम लोग अन्वेषण करते हैं, और क्रियाकलाप को जा करके, देख करके, समझ करके उन क्रियाकलाप को धारण करने का प्रयास करते हैं। कह सकते हैं कि यह प्रकार से बालक का अन्वेषण इसी के अंतर्गत होता है। दूसरी नंबर बात करी जाए तो इसमें प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण बालक की जो अन्वेषण करता है बालक, उसी के माध्यम से वो प्रस्तुतिकरण भी करता है। परिपाक मतलब उसके माध्यम से ही बालक में एक परिपक्वता की
या परिपाक होने की परिकल्पनाएं दिखाई पड़ने लगती हैं और बालक बोध में अपने उसको समाहित करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। व्यवस्था के अंतर्गत ही देखें बोध में, जब बोध की प्रवृत्ति आती है तो उसमें हम लोग व्यवस्थाओं को भी प्रमुखता प्रदान करते हैं, वर्ण के कंडीशन को भी डेवलप करते हैं। ये सभी चीज़ें बोध स्तर से संबंधित थी, जो कि मॉरिशस ने बताया। विलियम हंट ने जो बताया उसमें चिंतन स्तर को बताया। चिंतन, ध्यान रखें, जब कोई कार्य नहीं हो पाता या कोई भी, जैसे मान लीजिए इसमें जो भी प्रणाली नहीं लागू हो पाती, तो चिंतन स्तर की प्रणाली को हम लोग ध्यान रखते हैं। और कहीं ना कहीं विलियम हंट ने बताया कि जब तक क्रियाकलाप में चिंतन की अवधारणाएं नहीं विकसित होती तब तक कहीं ना कहीं शिक्षण अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाता। तो ये कह सकते हैं कि चिंतन स्तर भी प्रमुख होता है। तो इसमें चिंतन जो होता है उसकी जो संरचनाएं अगर देखें तो व्यक्तिगत भी होती हैं और सामाजिक भी होती हैं। व्यक्तिगत भी होती हैं और सामाजिक, अर्थात यह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो व्यक्तिगत होती हैं वो कहीं ना कहीं समस्यात्मक परिस्थिति को डेवलप करती हैं और यह सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से भी निकल करके आती हैं और कुछ सामूहिक प्रवृत्ति के माध्यम से भी निकल करके आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक प्रणाली है वो सामाजिक प्रणाली अनेक क्षेत्रों के माध्यम से, अनेक क्रियाकलाप के माध्यम से, अनेक प्रकार के व्यवस्थित रूपांतरण के माध्यम से, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने समझने का प्रयास विशेष रूप से करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि यह तीनों जो स्तर हैं, इन तीनों स्तरों को अगर हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें तो शिक्षण के जो स्तर बताए गए हैं उसमें तीनों स्तर, स्मृति, बोध और चिंतन, ये हमारे कहीं ना कहीं शिक्षण के आयाम से संबंधित होते हैं, जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी है। तो अगर इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान रखें तो कह सकते हैं कि जो स्मृति स्तर है, वैसे हर्बर्ट ने जो बताया वो पंचपदी प्रणाली के बारे में भी बताया, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली के बारे में भी बताया है, पंचपदी प्रणाली, ठीक है ना, तो पंचपदी प्रणाली के बारे में बताया, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। बोध को मॉरिशस ने बताया, चिंतन स्तर को विलियम हंट ने बताया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पुनः इससे संबंधित क्रियाकलाप के बारे में जानने समझने का प्रयास भी किया जाएगा। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो विशेष रूप से कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें और जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे हैं उन तक जो और भी बच्चे हैं उन तक पहुँचाने का इसको प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं पुस्तकों, अगर हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं जो भी प्रणाली अलग अलग क्षेत्रों में या कहीं जिस भी क्षेत्र में पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने में या समझ की प्रणाली विकसित करने में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण के स्तर हैं या शिक्षा और शिक्षण के जो आयाम है, वैसे आप ध्यान रखें कि शिक्षा और शिक्षण में जो अंतर है या डिफरेंसेस है उसको ध्यान से जब समझेंगे तो शिक्षण की अवधारणा को हम लोग प्रारूपित कर सकते हैं। और शिक्षण के बारे में हमने पहले पूर्व में वीडियोज बताए हैं और उसके माध्यम से आप ध्यान से समझें। और यहाँ पे हमने शिक्षण के प्रारूप के बारे में जो हर्बर्ट ने, मॉरिशस ने, हंट ने जो बताया उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।